बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी का एक टॉपिक। हालांकि ये एमपीपीएससी के सिलेबस में है, लेकिन एमपीएसआई पुलिस हर जगह कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, टॉपिक है हमारा संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये आपके एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस में है, इसलिए आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ। और इसके अलावा जितने भी आयोग हैं, 15-16 आयोग हैं, जिसमें से मैंने आपको 3 आयोग पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप तीनों आयोगों को पढ़ सकते हैं। उनका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज अपन लोग देख रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो मैं प्रतिदिन आप लोग को पूरे आयोग पढ़ा के पूरा आयोग आपके क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। आज आयोग का ये टॉपिक है जिसमें अपन लोग आज पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। ठीक है, मतलब इसमें भारतीय लेवल के, इंडियन लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनका चयन किया जाता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया था। यह है संविधान के 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से 323। इसका मैं पूरा जिक्र आपको लास्ट में करूंगा कि कौन कौन से में क्या क्या दिया है। ठीक है, जिसमें 315, 316, 317 आपको याद करना है। 323 तक के जो हैं इतने अनुच्छेदों में संघ लोक सेवा आयोग का क्या किया गया है, बात की गई है कि उसमें क्या उसकी स्वतंत्रता है, क्या उसके कार्य हैं, क्या उसकी शक्तियां हैं। इसके अलावा उसका गठन, उसके सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, सब के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है आपके संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में। ठीक है, तो इसको अपन लोग आगे जानेंगे लास्ट में वीडियो के कौन कौन से वो अनुच्छेद हैं। बात करते हैं संरचना की। संरचना क्या है? तो संरचना यह है कि संघ लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात होगी तो बात वहाँ पे राष्ट्रपति ही उनकी मेन जो उनका कमांड होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा कोई शब्द आता है तो उसको आपको चयन नहीं करना है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया है कि जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतः आयोग के समक्ष आयोग के अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 9 से 11 तक सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, जहाँ से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ठीक है, आईएफएस जो चुने जाते हैं, तो उसमें क्या है, जो उसके सदस्य होते हैं उसका कोई योग्यता का निर्धारण किस प्रकार से उनको भर्ती किया जाएगा, इसका कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई संविधान में। लेकिन वो सब किसके ऊपर छोड़ दिया गया है? वो छोड़ दिया गया राष्ट्रपति जी के ऊपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो भाई साहब, कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष का। चाहे वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए पहले, या फिर वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लें। अगर ऐसा होता है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। पहले जो अपना पद धारण करते हैं वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। अच्छा, अगर उनको अपनी जॉब छोड़नी है तो वो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं वो त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अच्छा, 2 तरह से वह अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कौन कौन से?
एक तो वो कर सकता है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, मतलब जब पद रिक्त हो तो एक वो अध्यक्ष का पद को नियुक्त कर सकता है, और दूसरा जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए अध्यक्ष कहीं छुट्टी में चला गया है, तो भी राष्ट्रपति उनके अध्यक्ष की जगह पे किसी को नियुक्त कर सकते हैं। तो कार्यवाहक अध्यक्ष तब कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त ना हो जाए। बात करते हैं निष्कासन की। निष्कासन मतलब निकाल देना। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं भाई साहब? अगर वो क्या हो गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्य के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, मतलब जैसे मान लीजिए अगर वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य है या अध्यक्ष है, तो अगर वो इतना कर रहा है तो उसको उसी की जो सैलरी मिलेगी उसी पे अपना जीवन निर्वाह करना है। अगर वो सोचे कि हम कहीं प्राइवेट संस्था में या कहीं अन्य जगह से वेतन नियोजन कर लें तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस अवस्था में उसको निष्कासन किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है, असक्षम है, ठीक है, मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है, अक्षम है, मतलब वो कार्य नहीं कर सकता है, असक्षमता के कारण भी उसको पद से हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, मतलब उन्होंने कोई कार्य में गड़बड़ी कर दिया हो, लापरवाही कर दिया हो, तो उसके कारण भी उसको हटाया जा सकता है। किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में भेजना होगा। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है, ठीक है। इस संदर्भ में शब्द कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार के संबंधित या इच्छुक है। देखिए कुल मिला के आप ये समझ लीजिए सिंपल सा कि जो अगर वो किसी भी प्रकार का मतलब कदाचार करता है, गलत काम करता है या अपराध करता है तो उसको क्या कह सकते हैं, हटा सकते हैं। अब संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता क्या क्या है, उसको क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है। तो सबसे पहले यूपीएससी को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध दिए गए हैं। भाई साहब कौन कौन से उपबंध हैं, चलिए देख लेते हैं अपन लोग। तो पहला उपबंध है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, मतलब जो संविधान में जो जो चीज़ें दी गई हैं उसके आधार पर ही हटा सकता है। फिर क्या है दूसरा, हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करता है लेकिन नियुक्ति के बाद इसमें अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। अलाभकारी परिवर्तन क्या है, किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भत्ते या पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के उनको जो है भारत की संचित निधि है, ठीक है, उससे उनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं, पेंशन दिए जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल के बाद क्या है, अगर कार्यकाल उनका पूर्ण हो चुका है तो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता। मतलब अगर वो सोचे कि हम यूपीएससी के जो अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर लिए हैं, अब हम क्या करें कि अब दूसरा कोई कार्य कर लें, तो उसका वो जो कार्य अगर वो करता है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी राज्य सरकार में या कहीं भी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। लेकिन जो सदस्य है उसकी बात हो रही है कि जो सदस्य है वो यूपीएससी का सदस्य जो है वो कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा।
लेकिन भारत सरकार किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। मतलब राज्य सरकार का कार्य नहीं करेगा, लेकिन लोक सेवा आयोग का कार्य कर सकेगा, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो संघ की हो। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद में पुनः नहीं नियुक्त किया जा सकता। मतलब अगर एक कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है तो दोबारा उसी कार्यकाल में उसको दूसरे कार्यकाल के लिए उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा, नए व्यक्ति को उसमें बुलाया जाएगा। ये चीज़ है इसमें। अब कार्य क्या क्या हैं, तो कार्य तो आप भी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग जो होता है वो IAS IPS जैसे वैकेंसी को क्या करता है, फिलअप करने का कार्य करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन क्या है, तो पहला है यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। ठीक है, परीक्षाओं का आयोजन करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य के अनुरोध करने पर को किसी ऐसी स्थिति के लिए जिनके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं उनके लिए संयुक्त भर्ती का। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक राज्य जैसे मध्य प्रदेश बस है, तो मध्य प्रदेश में अगर कोई वैकेंसी को फुल करना है तो वो राज्य लोक सेवा आयोग से हो सकती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों के लिए कोई भर्ती करनी है तो फिर संघ लोक सेवा आयोग है वो कार्य करेगा, वो भी राज्य अगर चाहें तो, राज्य जब उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य सरकार को सलाह प्रदान कर सकता है। अगर राज्यपाल चाहें या राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाए, राज्यपाल चाहें और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए तो ये सलाह का काम भी कर सकती है। निजी प्रबंधन से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला है सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों के से संबंधित सभी विषयों पर। ठीक है, सिविल सेवाओं मतलब कुल मिला के आप समझ लीजिए जितनी भी सिविल सेवाएं हैं उनसे संबंधित कोई भी अगर पोस्ट फिलअप होती है तो वो काहे के द्वारा फिलअप होगी, UPSC के द्वारा ही फिलअप होगी। ठीक है, चलिए इसमें आपको एक पॉइंट ये देख लीजिए जो 4th नंबर पॉइंट है, भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय ज्ञापन या अर्जी सहित इसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे निंदा कर सकता है, वेतन वृद्धि देने से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है कि वेतन वृद्धि इस शासकीय कर्मचारी को नहीं दी जाए। ठीक है, चलिए और बता देता हूँ आपको, इसमें क्या पदोन्नति देने से इनकार कर दे, धन मतलब कुल मिला के जो चयनित व्यक्ति हैं उनको ये चीज़ वो कर सकता है, इसमें रोक लगा सकता है। वो निम्न सेवाओं या रैंक में कमी कर सकता है, अनिवार्य सेवा निवृत्त कर सकता है, सेवा से हटा दे सकता है और सेवा से बर्खास्त भी कर दे सकता है। सिविल सेवक जो होता है, सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की प्रतीक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना, भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना। ठीक है, अल्पकालीन नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक तक व नियुक्तियों के नियमितीकरण से संबंधित सेवा के विस्तार व कुछ मतलब इनमें वो क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है और उसमें वो अपनी भूमिका का क्या कर सकता है, निर्वहन कर सकता है वो अगर चाहे तो। ठीक है, तो और ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इनको चीज़ को बता नहीं रहा हूँ, बस इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जो संघ लोक सेवा आयोग है हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को कर देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करता है, जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई हो के कारण नियुक्त ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृत के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। सीमाएं क्या क्या है भाई साहब इसकी, तो सीमाएं देख लेते हैं। निम्नलिखित सीमाएं हैं इसकी, क्या है वो,
निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता। पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पर, पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पर भी थोड़ा सा क्या है इसमें, वो है सेवाओं व पदों पर नियुक्त के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखने हेतु आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप डी ग्रुप सी सेवाओं के अधिकतर पदों का चयन के संबंधित में नहीं कर सकता। मतलब जो छोटे पद है ना उसमें इसका जोर नहीं चल सकता, लेकिन बड़े पदों पे चलता है। ठीक है। किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद सेवा व विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति कम से कम 14 दिन तक, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, नियमन को राष्ट्रपति कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज भी कर सकती है। अगर उसे नहीं लगता है सही तो वो क्या कर सकती है, खारिज भी कर सकती है। भूमिका में थोड़ा सा देख लेते हैं कि संविधान आशा करता है कि यूपीएससी भारत के मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। मतलब इसका ये है कि अगर भाई साहब ज़्यादा नंबर वाला कोई व्यक्ति है तो उसी को क्या किया जाए, चयन किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल रिजर्वेशन है, आरक्षण है, तो उसके तहत ये चीज़ नहीं हो पा रही हैं। लेकिन फिर रिजर्वेशन भी है तो रिजर्वेशन में उसमें क्या किया जाता है, जो नंबर अधिक लाता है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। अब ऐसा हो गया है। ठीक है। यह प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए व ग्रुप बी में भर्ती व सरकार को सलाह देने संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए लास्ट है, थोड़ा सा इसकी भूमिका और देख लीजिए क्या है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक या प्रशिक्षण विभाग, ये जरूरत नहीं है आपके लिए। हाँ, ये चीज़ जरूरी है, जरूर इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है देवियों सज्जनों। क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन के अनुशासनात्मक विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग से भी और संघ लोक सेवा आयोग से भी, तो दोनों के जो विचार होते थे वो अलग अलग हो जाते थे। जब विचार दोनों के अलग अलग हो जाते थे तो मतभेद पैदा हो जाते थे। तो समस्या तब खड़ी होती थी जब दोनों के इसकी सलाह मतभेद हो, दोनों की सलाह में क्या हो, मतभेद हो, कि भाई एक व्यक्ति बोल रहा है कि इसको नियुक्ति दें और दूसरा बोलता है इसको नियुक्ति न दें। चूँकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए वह केंद्रीय सतर्कता आयोग से अधिक प्रभावी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यवाही प्रस्ताव द्वारा किया गया और अक्टूबर 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। तो आपको 2 डेटें याद रखनी है। एक 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ और उसे 2003 में क्या कर दिया गया, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेदों की, कि भाई साहब जो अनुच्छेद मैंने आपको 315 से लेकर के 300 कितने तक बताया था, 23 तक, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं पहला अनुच्छेद 315। इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की क्या की गई है, बात की गई है कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का क्या किया जाए, गठन किया जाए। फिर 316 में क्या है कि उनकी सदस्यों की नियुक्ति से और तथा उनके कार्यकाल से संबंधित। फिर अगर नियुक्ति हो गई तो उनको फिर बर्खास्तगी या निलंबन से संबंधित 317 में। तो ये तीनों को आप याद कर लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, 316 में आपको सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, 317 में क्या है, बर्खास्तगी करने के लिए भी बात यहाँ पे कही गई है।
318 में क्या है भाई साहब, तो 318 में है आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधित नियम इसमें दिए गए हैं। मतलब आयोग के जो सदस्य और कर्मचारी हैं उनकी सेवा संबंधित, अगर याद हो जाता है तो याद कर लीजिए, नहीं तो ऊपर के तीनों तो याद ही होने चाहिए। 319 क्या है, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन 320 में, इसे याद कर लीजिएगा। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। 321 में क्या है, तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की जो शक्ति है वो 321 में है, इसे भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 322 में है लोक सेवा आयोग के खर्च और 323 में है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। तो ये आपको दोनों याद करना हो, कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जैसा वीडियो लगा हो तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपका एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में आप ऐड भी हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें ऐड होने के लिए एक मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझे ज्वाइन एआई लिखेंगे तो मैं आपको आपके नेम सहित, अगर आप लिखते हैं कि नेम मुझे ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं ज़रूर जो आपको ज्वाइन करूँगा इस ग्रुप में। और आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सब पता चल जाता है YT स्टूडियो से, वहाँ पे ये चीज़ बताता है कि नॉट सब्सक्राइब लोग ज़्यादा देखते हैं, सब्सक्राइब लोग कम देखते हैं। तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। थैंक यू।